हेलो दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा भाग है। यदि आप इस कहानी के पिछले दो भाग को नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। शकुंतला भी निर्मला की ऐसी हालत देखकर घबरा गई थी। पूरे घर में मेहमान भरे पड़े थे। ऐसे में अगर किसी को जरा से भी भनक पड़ जाती है, तो पूरे परिवार की इज्जत खाक में मिल जाती। लोग तरह तरह की बातें करते। उसने जल्दी से उसे बिस्तर पर लिटाया और आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। निर्मला की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, जिसे देखकर शकुंतला का मन भी द्रवित हो गया था। उसे अपने देवर उमेश के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो उसे पीट पीट कर बेहाल कर देती, लेकिन अपनी सास की वजह से खामोश खड़ी रह गई। उसने निर्मला से कहा, तुम चिंता मत करो। घर में सबसे छोटा है ना, और माँ का लाडला है। यही है कारण कि वह थोड़ा जिद्दी और अकड़ू हो गया है। मैं अभी उसके भैया से बात करती हूँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शकुंतला ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आकर अपने पति रमेश जी को ढूंढने लगी। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो? अरे बाहर में सैकड़ों काम है और तुमने मुझे यहाँ बेवजह की बातों में फंसा रखा है। कहो क्या करना है? रमेश जी ने शकुंतला से कहा, उमेश कल रात से ही घर से बाहर है। यहाँ तक कि बहू भी रात भर अकेली बैठी हुई थी, और अभी जब घर आया है तो। इतना कहते हुए उसने उन दोनों के बीच हुई सारी बातों को बता दिया। शकुंतला की बातें सुनकर रमेश जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। ये सब माँ के लाड़ प्यार का नतीजा है, जिसने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी लड़की की जिंदगी बिगाड़ दी? क्या करूँ? उसने शादी से पहले ये सारी बातें क्यों नहीं बताई? फिलहाल तो हमारा खामोश रहना ही ठीक होगा, क्योंकि इस वक्त घर में मेहमान भरे हुए हैं। अब जो भी बातें होगी, इन मेहमान के जाने के बाद ही होगी। शकुंतला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। जाओ, मेहमानों के साथ साथ निर्मला का भी ध्यान रखो। देखते हैं क्या होता है। इतना कहकर रमेश जी बाहर काम वालों का हिसाब देखने चले गए। शादी हुए 4 दिन गुजर चुके थे और लगभग सारे मेहमान भी जा चुके थे। इन 4 दिनों में मात्र एक दिन उमेश घर आया था, वे भी अपने कपड़े और पैसे लेने। बेशर्मी की हद तब हो गई जब उसने निर्मला को देखकर कहा, अरे तुम अभी तक यहीं हो, अपने घर क्यों नहीं गई? और बेचारी निर्मला की तो हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। जिंदगी उसे किस दोराहे पर लेकर आ गई थी। वहां से अब आगे क्या होगा उसे खुद भी कुछ पता नहीं था। हर वक्त होठों पर खिली रहने वाली मुस्कान न जाने कहाँ गुम हो गई थी। जिन आंखों में हर समय खुशी की चमक भरी होती थी, आज उन्हीं आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। उसने अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपने कपड़े और पैसे वगैरह लेकर उमेश घर से बाहर निकलने वाला था कि शकुंतला की नजर उस पर पड़ गई। एक मिनट रुकिए उमेश जी, आप कहाँ जा रहे हैं? क्रोध से भरी शकुंतला ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? टोका टोकी के लिए भैया क्या कम थे, जो अब आप भी शुरू हो गई? उमेश ने बड़ी बेबाकी के साथ अपने कंधे उचकाते हुए कहा। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि रमेश जी ने भी इन दोनों को देख लिया और क्रोध में दांत पीसते हुए आगे बढ़े। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? और तुम्हारे बारे में जो मुझे तुम्हारी भाभी ने बताया है, क्या वे बात सही है? तुम एक लड़की के जीवन के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुमने हाँ क्यों की थी, और शादी क्यों की? गुस्से से लाल पीले होते हुए रमेश जी ने अपने छोटे भाई से कहा। उमेश जी को अगर किसी से भी थोड़ा डर था तो वे अपने बड़े भाई से ही था। वे इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अगर जिस दिन भैया का दिमाग घुमा तो वे उसे घर और प्रॉपर्टी से भी बेदखल करके बाहर फिकवा देंगे। लिहाजा अपने सामने खड़े बड़े भाई को देखकर उसकी जबान तालू से चिपक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। तभी सामने से आती हुई माँ पर नजर पड़ी, और माँ पर नजर पड़ते ही वह फिर से शेर बन गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और माँ का हाथ पकड़कर बोला, देखो ना माँ, न जाने क्यों भैया इतना नाराज हो रहे हैं। क्या बात है रमेश, क्यों बेवजह उमेश को डांट रहा है?
आप तेरी बीबी ने मेरे बेटे के खिलाफ क्या तेरे कान भर दिए? माँ ने बड़े तीखे शब्दों में रमेश से कहा। क्या कह रही हैं माँ आप? मैं बेवजह इसे क्यों डांटूंगा? पहले आप इससे पूछिए तो सही कि इसकी हरकतें कैसी है और निर्मला से क्या क्या कह रहा है। शादी के बाद से पल भर के लिए भी ये निर्मला के पास नहीं बैठा है, उल्टे उसे मैके जाने को कह रहा है। रमेश जी ने अपनी माँ से कहा। क्यों तो उसके पीछे पड़ा है रमेश? अरे इसके खाने खेलने के दिन है, अभी छोटा है। शादी की है तो जिंदगी भर का ढोल तो गले में बंध ही गया है। 2-4 दिन तो और इसे चैन से जी लेने दे। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? आप इसे समझाने के बजाय और इसे बढ़ावा दे रही हैं। आज मैं आपकी भी बात नहीं सुनूंगा। उमेश, मैंने तुम दोनों की शिमला की टिकट करवा दी है। तुम और निर्मला दोनों 15 दिनों के लिए शिमला जा रहे हो। मैं अभी होटल बुक किए देता हूँ। कहकर रमेश जी गुस्से से माँ और उमेश दोनों को घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गए। शकुंतला को जब पता चला तो बहुत खुश हुई। उसने तुरंत ये खुशखबरी निर्मला को सुनाई और उसे समझाते हुए कहा। देख निर्मला, उमेश की बातों को दिल पर मत लेना। छोटा है और माँ ने उसे हमेशा सर पर चढ़ा के रखा है। यही कारण है थोड़ा जिद्दी हो गया है। अब जाओ, तुम दोनों अपना हनीमून मनाकर खुशी खुशी वापस आओ। चलो, मैं तुम्हारी पैकिंग करवा देती हूँ। शकुंतला की बात सुनकर निर्मला के उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उमेश इतनी जल्दी मान गया है और उसने अपना फैसला बदल दिया है। अरे, अब उठ भी जाओ। आज रात 11 बजे की ट्रेन है। खुशी खुशी तैयार हो और जीवन की इस मधुर पलों को एंजॉय करो। शकुंतला ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। अपने प्रति अपनी जेठानी का प्यार देखकर न जाने क्यों निर्मला का दिल भर आया और वे शकुंतला से लिपटकर सुबकने लगी। शकुंतला ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में समेटे हुए उसकी पीठ थपथपाती रही। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर शकुंतला की सास ये सारा तमाशा देख रही थी। निर्मला के प्रति रमेश और शकुंतला का व्यवहार उसे जरा भी नहीं भा रहा था। मन ही मन गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। टैक्सी आ चुकी थी और उसमें सामान रखा जा चुका था। निर्मला अपने मन में हजारों सपने लिए गाड़ी में बैठ चुकी थी। अच्छा माँ, ठीक है भाभी, अब मैं निकलता हूँ, ट्रेन का वक्त हो रहा है। इतना कहकर उमेश भी गाड़ी में बैठने ही जा रहा था कि सामने से किसी को आते देखकर चौंक कर बोला। अरे, ये अभी इस वक्त यहाँ कैसे? अरे लकी, इस वक्त तुम यहाँ कैसे? उमेश ने आने वाले आगंतुक से आश्चर्यचकित होते हुए खुश होकर पूछा। अरे यार, मैं तो तुमसे और भाभी जी से ही मिलने आया था, लेकिन लगता है तुम लोग कहीं जा रहे हो। लकी ने कहा। हाँ, हम लोग शिमला जा रहे हैं। अरे वाह, तो फिर मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। टिकट का क्या है, वे तो ट्रेन में भी बन जाएगा। लकी ने खुश होते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। ये क्या बात हुई, कहाँ चलो? तुम लोग शादी के बाद पहली बार अपने हनीमून के लिए जा रहे हो। वहां पर तुम्हारा ये दोस्त जाकर क्या करेगा? और लकी, अगर तुम्हें निर्मला से मिलने ही आना था तो दिन के वक्त आते। ये तो कोई वक्त नहीं है आने का। शादी कितने दिन हो गए, इस बीच तो आए नहीं और इतनी रात गए अचानक से आ टपके हो। कहीं तुम दोनों की कोई प्लानिंग तो नहीं है? रमेश जी ने माथे पर त्योरिया चढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हैं भैया, क्या प्लानिंग हो सकती है? वैसे लकी को भी चलने दीजिए ना साथ। ये रहेगा तो हम दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करेगा। हम ज्यादा एंजॉय करेंगे साथ में। उमेश ने अपने भैया को मक्खन लगाते हुए कहा। अरे, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ले जा इसे भी अपने साथ। कपड़े तो तुम दोनों के एक ही आते हैं, इसलिए उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। माँ के मुंह से इतना सुनते ही उमेश झट से लकी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ गया। न जाने क्यों शकुंतला और रमेश जी को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब माँ के आगे भी कुछ बोल नहीं सके और इस तरह वे तीनों शिमला के लिए निकल गए। भगवान करे उमेश निर्मला को दिल से स्वीकार कर उसे जीवन की सारी खुशियां दे। शकुंतला ने अपने पति से कहा। इस बार तो मैं भी यही चाहता हूँ कि भगवान तुम्हारी ये प्रार्थना जरूर स्वीकार कर ले। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिमला पहुंचकर उन तीनों को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उमेश के भैया ने पहले से ही होटल में कमरा बुक करवा रखा था।
2 कमरों का एक सुंदर सूट था। यार उमेश, तू अंदर वाले कमरे में भाभी जी के साथ शिफ्ट हो जा। मेरा क्या, मैं यहाँ बाहर वाले कमरे में लाउंज में पड़ा रहूंगा। लकी इतना कहते हुए बिस्तर पर पसर गया। न जाने क्यों निर्मला को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ तो उसने सोचा था कि शिमला के मनोरम वातावरण में शायद उमेश उसके करीब आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो लकी के आ जाने से उमेश उसे कोई अहमियत ही नहीं दे रहा था। निर्मला, तुम जाओ अंदर कमरे में आराम करो, मैं और लकी एक दो पैग लगाकर आते हैं। उमेश के ऐसा कहने पर निर्मला को एक बार गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अंदर वाले कमरे में चली गई और फ्रेश होकर बिस्तर पर सो गई। काफी रात हो गई थी। अचानक से जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने बगल में उमेश को न पाकर वह उठी और उसने सामने वाले कमरे में जाकर देखा तो पाया कि लकी और उमेश एक ही कंबल में घुसे खर्राटे भर रहे थे। थोड़ी देर निर्मला खड़ी होकर उन दोनों को देखती रही, फिर वापस अंदर चली गई और जाकर सोने की कोशिश करने लगी। रात में उन दोनों ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए काफी दिन चढ़े उनकी आंख खुली। अंदर निर्मला तैयार बैठी थी। उमेश को जगह देखकर उसने बड़े धीरज और प्यार के साथ कहा, काफी देर हो चुकी है, जाइए जल्दी से नहा धो लीजिए, फिर हम बाहर घूमने चलेंगे और खाना भी बाहर ही खा लेंगे। उमेश ने मुड़कर लक्की की ओर देखा, जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। उन्हें सोने दीजिए, जब जागेंगे तो हमें फोन कर लेंगे। जाइए, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। निर्मला के बार बार कहने पर किसी तरह उमेश उठा और बाथरूम में घुस गया। लकी की नींद अभी तक नहीं खुली थी, इसलिए उसे सोता छोड़कर वे दोनों बाहर घूमने को चले गए। पहाड़ों के मनोरम, दिल लुभा देने वाले दृश्य और बर्फीली हवाएं कुल मिलाकर माहौल को बहुत ही रोमांटिक बना रही थी। उमेश का हाथ पकड़े पकड़े कब उसने उसके कंधे पर सिर रख दिया, उसे पता भी नहीं चला। जरा ठीक से चलो यार, गिराओगी क्या? इतना कहते हुए उमेश ने उसे एक झटका सा दिया। निर्मला को कुछ अजीब सा तो लगा, लेकिन वे अभी अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कुछ जगहों पर घूमने के बाद उन्होंने खाना खाया और कॉफी का आनंद लेने लगे। उमेश बार बार अपने मोबाइल पर किसी को कुछ मैसेज कर रहा था। उसके चेहरे पर आना मानेपन का भाव स्पष्ट नजर आ रहा था। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? निर्मला ने पूछा। नहीं नहीं, वैसे तो ठीक है, लेकिन लगता है कि थकावट की वजह से पूरे बदन में दर्द है और थोड़ी गैस सी हो रही है। तुम यहाँ बैठो, मैं पास के केमिस्ट से दवा लेकर आता हूँ, उसने कहा और फिर उठकर दवा की दुकान की ओर निकल गया। उसे काफी देर हो चुकी थी, लेकिन वापस आता नहीं देख निर्मला उठ खड़ी हुई और सड़क पर उस ओर जाकर उमेश को ढूंढने लगी, जिधर उसने उसे जाते हुए देखा था। कुछ देर आगे जाने पर ही उसने देखा कि सड़क के किनारे खड़ा उमेश फोन पर किसी से बातें कर रहा था। उसे देखकर निर्मला ने चैन की सांस ली। पल भर को तो उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उमेश यहाँ अकेली छोड़कर चला जाएगा। उमेश ने भी निर्मला को अपनी ओर आता हुआ देख लिया था। उसके करीब आते ही उसने अपना फोन काटा और सफाई देते हुए कहा, भाभी ने फोन किया था, वे हमारे बारे में पूछ रही थी, उन्हीं से बात करने में देर हो गई। निर्मला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्के से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। निर्मला, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा खूबसूरत चर्च है, कहते हैं वहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, चलो थोड़ी देर चलकर वहाँ बैठते हैं। उमेश ने जितनी प्यार और अपनेपन से कहा, उसे सुनकर निर्मला दिल से खुश हो गई। धीरे धीरे शायद अब रिश्ते बेहतर होते चले जाएंगे और ये नज़दीकियाँ प्यार में बदल जाएगी। सचमुच वे चर्च ही नहीं, बल्कि उसके आसपास का पूरा दृश्य बड़ा मनोरम था। वे दोनों काफी देर तक चर्च के अंदर बैठे हुए जीसस के आगे सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहे थे। अब ये तो जीसस ही जाने कि उन्होंने किसकी प्रार्थना स्वीकार की। इस तरह उन दोनों को घूमते हुए शाम हो चुके थे और वे दोनों थक चुके थे। तो अब वापस होटल चले? उमेश ने निर्मला की ओर देखकर जितने प्यार से कहा, इससे उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा और उसने शर्मा कर अपना सिर झुका लिया। होटल पहुंचते पहुंचते रात होने लगी थी। कमरे में पहुंचकर दोनों की जान में जान आई, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड हो गई थी। गर्म पानी से शावर लेने के बाद बहुत राहत महसूस हुई। तब तक लकी भी कहीं से घूम घाम कर वापस आ चुका था।
सबने खाना साथ खाया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। लकी ने उमेश से कहा, क्या बात है यार, सोने जा रहा है? एक आधा पैग लगा लेते हैं, फिर सो जाना। बिल्कुल नहीं, आज कोई ड्रिंक नहीं चलेगी। मैंने वेटर से कहकर दूध मंगवा लिया है। जा, अब जाकर तू भी सो जा। उमेश के ऐसा कहते ही निर्मला को लगा कि सचमुच अब उसका सुखी दाम्पत्य जीवन शुरू होने जा रहा है। तभी तो आज उमेश ने लकी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उमेश ने दूध के 2 गिलास सचमुच मंगवा रखे थे। उमेश ने तो अपना दूध खत्म कर लिया था। निर्मला ने अभी तक गिलास हाथों में ही पकड़ रखा था। क्या सोच रही हो यार, पी लो, वरना ठंडी हो जाएगी। इतना कहते हुए उसने दूध का गिलास उसके होठों से लगा दिया। सिर रखे निर्मला सोच रही थी कि उसने कितना गलत समझा था उमेश को। उमेश के सीने पर सिर था। जैसा वह सोच रही थी, उमेश वैसे बिल्कुल भी नहीं है। यही सोचकर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई और धीरे धीरे कब उसकी आंख बंद हो गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह जब निर्मला की आंख खुली तो सूरज सर पर आ चुका था। आज मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही और उमेश ने भी मुझे नहीं जगाया। ऐसा सोचते हुए वह हड़बड़ाकर उठी और फिर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। निर्मला तैयार होकर बाहर निकली तो उसकी आंखें चारों ओर उमेश और लकी को ढूंढ रही थी। वे दोनों ही नजर नहीं आए। थोड़ी देर तक वे बालकनी में कुर्सी लगाए धूप में बैठी रही, लेकिन सर दर्द की वजह से थोड़ी देर के बाद वापस वे बिस्तर पर जाकर सो गई। अरे, आज क्या बात है, सारा दिन सोती रहोगी क्या? उमेश की आवाज से निर्मला की नींद टूटी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए हमने तुम्हें जगाया नहीं और हम बाहर घूमने चले गए। लगता है तुमने नाश्ता भी नहीं किया है। चलो बाहर ही हम कुछ खा लेंगे। उमेश ने बड़े प्यार के साथ निर्मला से कहा। वे तीनों होटल से बाहर चले गए। बाहर ही उन्होंने खाना खाया और काफी रात गए तक मॉल रोड में घूमते रहे। रात का खाना भी उन्होंने बाहर ही खा लिया था। होटल पहुंचकर बस एक गर्मा गर्म कॉफी हो जाए तो मजा आ जाए, क्यों निर्मला? उमेश ने निर्मला की ओर देखकर कहा तो उसने जवाब में धीरे से सर हिला दिया। होटल पहुंचकर लकी ने 3 कॉफी बड़े बड़े कॉफी मग में लेकर निर्मला और उमेश के साथ साथ खुद भी कॉफी पीने लगा। गर्मा गर्म कॉफी पीने से भयंकर सर्दी में उन लोगों को काफी राहत मिली और फिर सोने की तैयारी करने लगे। आज की रात भी निर्मला को इतनी गहरी नींद आई कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उमेश और लकी दोनों कॉफी पी रहे हैं। उसे जगा हुआ देखकर उमेश ने कहा, अच्छा हुआ तुम उठ गई, कॉफी पी लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम श्यामली माता के मंदिर चलेंगे। थोड़ी देर बाद तीनों तैयार होकर निकल पड़े और शिमला के वादियों का आनंद लेते हुए श्यामली माता के मंदिर पहुंच गए। सचमुच इतने पवित्र वातावरण में पहुंचकर सबका मन प्रसन्न हो गया। मंदिर में दर्शन पूजन के पश्चात सारा दिन वह सब इधर उधर घूमते रहे। रात का खाना भी उन्होंने बाहर ही खाया और जब वे होटल पहुंचे तो इतनी ठंड थी कि ठंड के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। देख यार, आज तो कोई चाय कॉफी नहीं चलेगी। मैं तो अपनी बोतल निकाल लूंगा। तुझे अगर पैक सैग लगानी हो तो बोल। लकी ने उमेश से कहा। उमेश ने निर्मला की ओर देखा और फिर कहा, आज तो डबल पैक लगाने होंगे, ठंड बहुत है। निर्मला, तुम कहो तो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप ऑर्डर कर दूं? और फिर उसने बगैर जवाब का इंतजार किए हुए वेटर को बुलाकर सूप ऑर्डर कर दिया। गर्मा गर्म सूप पीकर सचमुच निर्मला को बहुत राहत मिली। सामने वाले कमरे में वे दोनों ड्रिंक कर रहे थे। उमेश का इंतजार करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। दूसरे दिन भी सुबह वे काफी देर तक सोती रही। उससे आश्चर्य हो रहा था कि इतना तो वह कभी नहीं सोती थी। यहाँ उसे इतनी नींद क्यों आ रही है? फिर उसने सोचा कि शायद इन पहाड़ों पर ज्यादा घूमने की वजह से थकावट हो जा रही है। शिमला आए हुए 4 से 5 दिन बीत चुके थे। आज निर्मला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसने कहीं भी बाहर घूमने जाने का मना कर दिया। ठीक है, तुम कमरे में आराम करो, हम यहीं होटल के बाहर थोड़ा मौसम का आनंद ले लेते हैं। इतना कहकर वे दोनों बाहर चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद गर्मा गर्म दूध का गिलास लेकर उमेश ने उसके सिरहाने टेबल पर रख दिया और कहा कि ये गर्म दूध पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। थोड़ी देर के बाद निर्मला ने उठने की कोशिश की
और हाथ बढ़ाकर टेबल से दूध का गिलास उठाने ही लगी, लेकिन टेबल के हिल जाने से गिलास उलट गया और सारा दूध गिर गया। निर्मला ने वेटर को कॉल करके गिरा हुआ दूध साफ करवा दिया और फिर वे वापस से मुंह ढककर सो गई। लकी और उमेश दोनों अभी भी कमरे से बाहर ही थे। काफी रात बीत चुकी थी। अचानक से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनकर निर्मला की नींद खुल गई। पहले तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि ये कैसी आवाजें हैं और किधर से आ रही है। रह रह कर सिसकियां भरने की और बीच बीच में कहराहने की आवाज आ रही थी। अंधेरे में ही हाथों से बिस्तर टटोलते हुए वह उठी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जिसके कारण दूसरे कमरे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। शायद आज भी लकी और उमेश वहीं सो चुके थे, क्योंकि उस कमरे में भी मेन लाइट बंद थी और नाइट बल्ब जल रही थी। उसका सिर दर्द के मारे फट रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए चारों ओर नजरें दौड़ाई कि ये आवाजें किधर से आ रही है। निर्मला अंधेरे में सावधानी से अपने पैर जमाते हुए जैसे ही उसने सामने वाले कमरे में पैर रखा तो उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? घबराहट से उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। जबान सूख कर तालू में चिपक गई थी। अपने कांपते हुए बदन को किसी तरह संभालते हुए मुड़कर उसने जैसे ही चुपचाप वापस अपने कमरे में जाना चाहा कि तभी अंधेरे में किसी चीज से उसके पैरों को ठोकर लगी और वह धड़ाम से गिर पड़ी। मुंह से चीख न निकल जाए इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से मुंह को दबा लिया और किसी तरह अपने बदन को घसीटते हुए बिस्तर पर आकर पड़ गई। भय से उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। कुछ गिरने की आहट सुनकर उमेश भी सामने वाले कमरे से निर्मला के कमरे में आ खड़ा हुआ और उसे इस हाल में देखकर कुछ सोच में पड़ गया। क्या हुआ निर्मला? तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो? ऐसा कहते हुए उसने निर्मला के सर पर अपना हाथ रखा। उमेश के छूते ही निर्मला को मानो दौरा सा पड़ गया। उसने एक झटके से उसका हाथ झटक दिया और गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसकी ओर अजीब सी दृष्टि से देखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने कोई अजनबी खड़ा हो। निर्मला की आंखों से बेतहासा आंसू बहे जा रहे थे। उसने एक वीत तृष्णा भरी नजरों से उमेश को देखते हुए करवट बदलकर कमल में अपने आप को छुपा लिया और फूट फूट कर रोती रही देर तक। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहते हुए उमेश ने उसके माथे पर हाथ रखा। मत छू मुझे, कहते हुए गुस्से से निर्मला ने उमेश का हाथ छटक दिया और कंबल में मुंह छुपाकर रोने लगी। जैसे रात बीती, सुबह होते ही निर्मला ने अपना सामान पैक कर लिया और उमेश से बोली, मैं जा रही हूँ, हम साथ चलेंगे, तुम अकेली क्यों जाओगी? उमेश ने थोड़ा सहमे अंदाज में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। वैसे भी ये जीवन का सफ़र मुझे अब अकेले ही तय करना है, इसलिए तुम हमारी फिक्र मत करो, निर्मला ने गुस्से से बिफरते हुए कहा। एक बार की उमेश थोड़ा घबरा गया कि अगर निर्मला घर अकेली चली गई और वहां जाकर कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो उसका घर से निकाला जाना पक्का तय है। यही सोचकर उसने भी घबराते हुए अपना पूरा सामान आनन फानन में समेटा और लकी को भी चलने का इशारा किया और निर्मला के पीछे वे भी होटल से चेकआउट करके चले गए। निर्मला पूरे रास्ते खामोश पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। लकी और उमेश भी चुपचाप आने वाले तूफान के बारे में सोच रहे थे। यूं अचानक से समय से पहले निर्मला को इस तरह घर में आया देखकर शकुंतला चौंक गई। अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी छुट्टियां तो 15 दिनों की थी। निर्मला ने कुछ नहीं कहा, बस वे शकुंतला के गले लगकर रो पड़ी। अरे कुछ बताओगी भी? क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? हे भगवान, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। सब ठीक तो है ना निर्मला? और ये उमेश कहाँ रह गया? शकुंतला के सब्र का बांध अब टूट गया था। तब तक उसने उमेश और लकी को गाड़ी से सामान उतारते देखा तो वे भागकर उन दोनों की तरफ गई और कहा, क्या बात है उमेश? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई शिमला में जिसकी वजह से तुम लोग समय से पहले आ गए हो? और निर्मला इतना रो रही है, वे तो कुछ बता भी नहीं रही। तुम ही कुछ बताओ। दोनों के पास भी कहने को कुछ नहीं था, इसलिए उन दोनों ने चुपचाप सर झुका लिया और सामान को लेकर घर के अंदर आ गए। इस पूरे घर में लगता है बस मैं ही एक पागल हूँ जो सारा दिन बड़बड़ करती रहती हूँ। अरे उन दोनों के मुंह से तो कुछ फूट ही नहीं रहा है।
तू ही बता दे क्या बात है, मेरा दिल घबरा रहा है। शकुंतला ने वापस से घर के अंदर आकर निर्मला से कहा, जो अब तक रोए जा रही थी। होश में तो हो, ये क्या कह रही हो, तुम्हें मालूम है? निर्मला की बात सुनकर शकुंतला के तो होश उड़ गए। दीदी, आप तो ये सारी बातें सुनकर इतना घबरा रही हैं। मैंने तो उस जिल्लत और जहन्नुम को भोगा है, अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो बताते हुए भी घिन आती है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि उमेश मुझसे इतनी दूरी क्यों बनाए हुए थे। ये तो समलैंगिक है, गे हैं, इसलिए इन्हें मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं पूछती हूँ, क्या हक था इन्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? इनका तो क्या, ये तो लकी के साथ दुनिया के किसी कोने में बस जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूं? मैं समाज में कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी? इन्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सारी दुनिया मुझ में ही दोष निकालेगी। इतना कहते कहते निर्मला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आंखों से आंसू की धार बही जा रही थी और शकुंतला को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इससे भी बड़ा सदमा उसे तब लगा जब उसने दरवाजे पर खड़े अपने पति रमेश जी को देखा। शायद उन्होंने भी सारी बातें सुन ली थी और यही कारण था कि वे भी हक्के बक्के खड़े रह गए थे। उमेश कहाँ है वे नालायक? बुला उसे, मैं कहता हूँ अभी बुला उसे। गुस्से से कांपते हुए आते हुए रमेश ने शकुंतला से कहा। ये सारा शोर शराबा सुनकर उसकी माँ भी आ गई थी। अरे क्या बात है, क्या हो गया? पूरे घर में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? मुझे भी कोई बताएगा? अब उन्हें कोई क्या बताता, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। रमेश ने अपनी माँ की बातों को अनसुना करते हुए फिर से शकुंतला पर चीखा। मैं कहता हूँ, कहाँ है उमेश? बुलाकर लाओ उसे मेरे सामने। उमेश समझ गया था कि छुपने से बात नहीं बनेगी, इसलिए वे अपने भाई के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं पूछता हूँ कि निर्मला जो कह रही है वे सारी बातें सच है? उमेश खामोश खड़ा रहा। मैं पूछता हूँ, उसका जवाब दो, वरना इसी वक्त तुम्हें मारकर जमीन में दफना दूंगा। रमेश के क्रोध की इम्तिहा खत्म हो गई थी। हाँ, निर्मला जो कह रही है वे सारी बातें सच है। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो जबरदस्ती आप लोगों ने शादी करवाई। उमेश ने बड़े ढिठाई के साथ कहा। घर के सारे लोग हक्के बक्के खड़े थे। अगर तुझे निर्मला के साथ नहीं रहना है तो तू इसी वक्त इस घर से निकल जाओ और फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। रमेश जी ने चीखते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। इस घर में और बिजनेस में मेरा भी तो हिस्सा है। उसने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। कौन सा हिस्सा और कैसा हिस्सा? बाबूजी के मरने के बाद ये सारा बिजनेस मैंने खुद अकेले अपने दम पर खड़ा किया है। तुझे तो मैंने अपने बेटे के समान मानकर बड़ा किया, लेकिन तू इस दर्जे का घटिया इंसान निकलेगा मुझे पता नहीं था। तेरी जगह मेरा खुद का बेटा भी होता तो मैं उससे भी यही सजा देता। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। फिर कभी अपना ये मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाना। रमेश ने उसे दो थप्पड़ मारते हुए कहा। अरे छोड़ो भी, अब मार ही डालोगे क्या मेरे बच्चे को? कहते हुए माँ ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। माँ, आज आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगी। अगर आपको अपने छोटे बेटे से बहुत ज्यादा हमदर्दी है तो फिर ठीक है, आप भी अपने बेटे के साथ चले जाइए। रमेश जी की बात सुनकर पल भर के लिए माँ भी खामोश हो गई, लेकिन पुत्र मुंह में अंधी होकर वे किसी की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। उमेश समझ गया कि आज भैया टस से मस नहीं होने वाले हैं। वे एक बार जो फैसला ले लेते हैं वे अडिग रहता है। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में जाकर एक बैग में अपना सारा सामान भरा और लकी के साथ घर से बाहर निकल गया। निर्मला ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। शकुंतला ने सोचा कि कहीं वे गुस्से में कुछ कर न ले, इसलिए वे उसका दरवाजा पीटने लगी और उसे बाहर निकलने को कहने लगी। जोर जोर से दरवाजा पीटा जा रहा था। निर्मला, निर्मला, सो गई क्या? शकुंतला की आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया निर्मला ने। वे अभी हिचकियां ले लेकर रो रही थी। चाची, आज खाना नहीं खाएंगी क्या? आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। श्वेता की आवाज सुनकर निर्मला एक झटके से उठी। ये तो श्वेता की आवाज है।
क्या मैं अपने अतीत में इतनी खो चुकी थी कि मुझे समय का पता ही नहीं चला? मन ही मन ये सोचते हुए निर्मला ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बहुत देर तक रोते रहने के कारण उसका चेहरा और आंखें दोनों सूज गए थे। शकुंतला और श्वेता दोनों समझ गई कि निर्मला आज भी अपने अतीत को याद करके रो रही थी। निर्मला की ऐसी दशा देखकर शकुंतला का दिल भर आया, लेकिन वे क्या करती? उसके बस में कुछ नहीं था। बस उसने बड़ी खामोशी के साथ उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी बाहर से रमेश जी ने आवाज लगाई, अरे भाई, कहाँ हो सब लोग? शकुंतला, देखो कौन आए हैं।